संविधान के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों अर्थात नियमों को शामिल किया है। अनुच्छेद 13 जो हमारी प्राचीन रूढ़ी परंपराओं सामाजिक व्यवस्थाओं को कानून का बल प्रदान करता है। कहने का आशय है कि यह अनुच्छेद हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को, प्राचीन परंपराओं को, रूढ़ियों को एक तरह से एक सीमा के साथ कानून की मान्यता देता है। कई बार हम देखते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का भी फैसला आता है कि वह अपने फैसलों में हमारे अधिकार और संस्कृति और परंपरा की बचाए जाने की बात करते हैं। आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 का खंड 4 जो आदिवासी समुदाय के लोक हितों में अभिवृद्धि करने, लोक नियोजन में समानता के अवसर प्रदान करने की सुविधा हमें प्रदान करता है। लोक नियोजन का अर्थ है सरकारी नियुक्तियों में होने वाली भर्तियों, प्रमोशन एवं सरकारी विभागीय परीक्षाओं के द्वारा नौकरी के पदों का निर्माण। इसमें आदिवासी समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा हमारा संविधान देता है। और आगे हम बात करें अनुच्छेद 19, इसके खंड 5 में हमारे आदिवासी समुदाय के लिए आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को नई नई नीतियां बनाने के लिए संविधान आदेशित करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 भी आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज के विकास के लिए, शिक्षा एवं आर्थिक स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतियां बनाकर उन्हें संचालित करने के लिए आदेशित करता है। इसी प्रकार आगे हम देखें अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 की प्रावधान से लगभग आप सभी लोग परिचित होंगे। यह ग्राम सभा के आयोजन, उसके गठन, उसकी शक्तियां, उसके दायित्व और इसके साथ ही हमें स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के साथ आगे अनुच्छेद 243 के खंड 4 में हम देखते हैं हमारी आदिवासी माताएं बहनों को पंचायत स्तर पर होने वाले निर्वाचनों में आरक्षण, सीटों में आरक्षण प्रदान कर उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर पंचायतों में अपनी समानता प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 244(2) क्रमशः 5वीं एवं 6ठी अनुसूची का प्रावधान करते हैं। 5वीं अनुसूची से तो आप उससे भी परिचित होंगे जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रशासन के नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का नियंत्रण कैसा हो इसका प्रावधान करता है। राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रावधान संभालते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 342 जो हमारे अनुसूचित जनजाति होने की सुविधा हमें प्रदान करता है। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति दोनों के परस्पर परामर्श हो जाने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस जनजाति को या उसके किसी भाग को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाना है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 366 का खंड 25 जो हमारी अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक परिभाषा को इंगित करता है। इसमें कहा गया है कि वे जनजातियां या उस जनजाति के किसी समूह या भाग को ही अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा जिसे संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 जिसकी चर्चा मैंने अभी पहले की है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां मानी गई। केवल वे जनजातियां ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखी गई। ये सब प्रावधान जान लेने के बाद भी अभी और कुछ प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 330 जो हमारे लोकसभा निर्वाचन में आदिवासी सदस्यों को सीटों की आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में हमें सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसकी वजह से आज हम हमारे बीच अनेक सांसद और विधायक जो देखते हैं वो इसी अनुच्छेद के लिए। इन सभी प्रावधानों को जानने के बाद भी यह जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संविधान हमारे लिए समाज में सम्मान एवं समानता पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह हमारे लिए मात्र एक साधन है, परंतु यह स्वयं साध्य नहीं है। क्योंकि साध्य नहीं है इसका कहने का आशय है कि संविधान
संविधान में वर्णित उपबंध, उसके अधिकार हमें दिए तो गए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर संघर्षरत रहना होगा। सहज ही ये अधिकार हमें उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए मैं अपने सगा समाज से यही अपेक्षा करता हूं कि आइए हम सभी साथ मिलकर समाज में ऐसे संवैधानिक चेतना का विकास करें, ऐसी जागरूकता का संचार करें कि हमारे यहाँ अधिकारों के लिए होने वाले प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक आंदोलन में संविधान की मूल भावना परिलक्षित हो, जिससे हम हमारे समाज, हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के प्रयासों में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी समझ, जय सेवा, जय जोहार।